हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द इन्वेंट्री वैल्यूएशन। 101% क्वेश्चन हर एग्जाम में किसी भी लेवल का हो आना ही आना है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन जिसके साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डील करता है, क्या है कैसे है सारी बातें करते हैं। ध्यान से देखिए। देखो, अगर मैं इन जनरल बात करूं तो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री वी कैन डिवाइड फ्रॉम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेंट्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की होती है, जबकि अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेंट्रीज के अंदर सिर्फ फिनिश गुड नहीं आता, इट टेक्स इनटू अकाउंट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, देयर आफ्टर स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं मशीन्स के जो रेगुलर यूज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन लगता है एक मशीन में, बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है, तो वो आपका वो भी इन्वेंट्री होता है। ऑल टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल वो भी इन्वेंट्री में लिया जाता है, एज वेल एज द फिनिश्ड गुड्स। तो इन्वेंट्री आपको समझ में आ गया ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। AS2 के अंदर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज सच अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड सेकंड इज नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। क्या होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट? अभी सब आपको मैं एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से देखिए। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं फीफो की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या है ये सब आपको बताया जाएगा, पहले आप एक बार नोट कर लीजिए बस। लीफो की, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज मेथड। एक इसमें सिंपल एवरेज भी होता है बट रेयर, वो चलता ही नहीं है, AS में तो है ही नहीं। सिंपल एवरेज मेथड। और द लास्ट वन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट मेथड। मेन हमारा फोकस इन 3 के ऊपर रहेगा। ये 3 मेथड कब लगते हैं? व्हेन इन्वेंट्री इज डील ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप उस स्टॉक में डील कर रहे हैं जो रेगुलर बेसिस पे डील होता रहता है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे लाइक पेन है, अब मेरा आता रहता है बिकता रहता है, आता रहता है बिकता रहता है, तो उसके लिए मैं ये करूंगा। ये मेथड कब लगता है? व्हेन इन्वेंट्री इज नॉट डील ऑन रेगुलर बेसिस,
किसी ने मेरे को एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया है कि यार मेरा यूएसए से ये वाला पेन मंगा देना, ठीक है, जो खर्चा आएगा मैं दे दूंगा, तो वो मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जो मेरा रेगुलर डील नहीं हो रहा, तो फिर वहाँ मैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट, नाम से भी पता लगता है क्या होगा भाई, किसी ने स्पेसिफिक ऑर्डर दिया तो स्पेसिफिक ऑर्डर को मंगाने के लिए जो स्पेसिफिक खर्चा आएगा वो भी उससे रिकवर करूंगा, हाँ या ना। मेन जो हमें पढ़ने हैं वो ये पढ़ने हैं फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। नॉन हिस्टोरिकल के अंदर एक हमारा होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये कब लगता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक ग्रोसरी की शॉप है, रिटेल की शॉप है, तो वहां पे क्या होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज, मैगी इज देयर, आटा दाल चावल चीनी पता नहीं क्या क्या होता है, हाँ ना, थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स आर देयर, और हर किसी का मार्जिन अलग है। तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के अंदर क्या होता है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हर आइटम की कॉस्ट निकालें और फिर सबको ऐड करें। तो जैसे एक रिटेल की दुकान है, उससे पूछा यार कितना कमा लेते हो, क्या मार्जिन होता है ऑन एन एवरेज, किसी में 12% भी कमा रहा है, किसी में 8 भी कमा रहा है, किसी में 7 भी और किसी में 15 भी। तो उन्होंने कहा जितनी सेल होती है उसका एक अंदाजा होता है कि 10% कमा लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं मोटा मोटा कि सपोज अगर किसी की दुकान में 2 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, सेल्स वैल्यू पे जो एमआरपी है उसकी सारी की 2 लाख रुपए है, तो अगर वो मोटा मोटा 10% कमा लेता है तो 2 लाख में से 10% माइनस कर दिया तो हम बोल देते हैं जो उसके पास स्टॉक पड़ा है वो 1,80,000 का है। जनरली ये रिटेल आउटलेट्स के अंदर ये वाला मेथड यूज होता है, ठीक है। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड cost of every individual unit। सब आपको मैं बताऊंगा कब कहाँ क्यों कैसे, टेंशन ना लो, ठीक है। इस पे भी करेंगे हम क्वेश्चन, और ये सबसे फ्रीक्वेंट है, सबसे फ्रीक्वेंट ये 3 मेथड्स जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। ये आपको नाम से ही पता लग गया, ये आज के टाइम पे खत्म हो चुका है, कोई यूज नहीं करता। अगर मैं बात करूं AS2 की, तो AS2 जो इस मेथड को प्रिस्क्राइब करता है वो फीफो है। AS2 तो कहता है कि आपको फीफो ही यूज करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अगर इसके अलावा आप कोई मेथड यूज कर रहे हो तो आपको उसे नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ता है। AS2 जो है वो किसको प्रिस्क्राइब करता है, फीफो को। ये आपसे पूछा जा सकते हैं सारे थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए अब ये फीफो क्या है, लीफो क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, फिर एडजस्टेड सेलिंग, सब के ऊपर एक एक करके आराम से बात करेंगे। प्लीज पूरे यहां तक आप जरा एक बार नोट्स बना लीजिए, हो गया। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले सिखाने जा रहा हूं फीफो मेथड। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से, रिसीट्स हैं 5 जुलाई को 200 यूनिट्स आई आपके पास 15 रुपए के हिसाब से, रिसीट्स मतलब परचेजेस, 15 जुलाई को खरीदा 21 जुलाई को खरीदा, इशू में 8 जुलाई को सेल करी, इशू मतलब सेल्स 20 जुलाई को 25 जुलाई को। तो कैसे पूरा डील इन होता है ध्यान से देखिए। इसके लिए हम बनाते हैं बेटा एक स्टोर लेजर। क्या बनाना है, स्टोर लेजर। क्या उसका फॉर्मेट है, ध्यान से देखिए, फॉर्मेट देखिएगा थोड़ा सा बनाने का तरीका, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। ये देखिए तीन सेक्शन आपको सबसे पहले बनाने हैं। डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस, 3 सेक्शन आपको बनाने हैं।
फिर हर सेक्शन में 3 इंटरनल सेक्शन बनेंगे। देखो मेरी लाइन सीधी नहीं आ सकती क्योंकि मैं पैड पे लिख रहा हूं इस पे, ठीक है। आप स्केल से प्रॉपर बनाएं। देखो कैसे आ रहा है, मैं निकम में सीधा आ जा, प्रॉपर फॉर्मेट खींचिए। हर किसी में 3-3 सेक्शन आपको बनाने हैं। और क्या लिखना है ध्यान से देखिए, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। अब कैसे करना है आपको क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले जुलाई, स्टार्टिंग में ही होगा 1 जुलाई। आपने लिखना है, ओपनिंग स्टॉक है, पूरा फैल के एकदम अच्छे से सब में मिला मिलू के लिख दीजिए ओपनिंग स्टॉक। हाँ ऐसे ही लिखना है। कितनी क्वांटिटी, 100 यूनिट्स, 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 1000। 100 यूनिट्स है, 10 रुपए के हिसाब से कितना, 1000। फिर 5 जुलाई को डेट वाइज आपको चलना है। 200 यूनिट आपने खरीदी 15 के हिसाब से, तो रिसीट में क्वांटिटी में लिखा 200, रेट इज 15, तो अमाउंट इज 3000 हो गया। तो अब आपके पास पुराने वाला स्टॉक तो है ही पड़ा हुआ भी 100 के हिसाब से, आपको दोबारा लिखना है। और नया स्टॉक आ गया 200 के हिसाब से 15, कितना, 3000। क्लियर है, शो। अब इसके बाद डेट वाइज चलना है। 5 जुलाई के पास है 8 जुलाई, क्या हुआ 8 जुलाई को, कितने यूनिट्स इश्यू हुए, 150। तो देखो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले ही जाएगा। तो पहले आपके पास ये वाला स्टॉक आया, ये पहले ओपनिंग है, तो आप 100 यूनिट्स पहले उसमें से दोगे, दोनों टोटल 150, तो बाकी 50 जो है बैलेंस में से दोगे। तो 1 मिनट, ये हमारा हो गया 1000 और ये हमारा हो गया 750। तो 100 में चला गया, 200 में से 50 गया, कितना बचेगा, 150। रेट इज 15, 2250, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 15 जुलाई की ट्रांजैक्शन। 150 यूनिट्स हमने खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, कितना हो गया, 1500। तो 150 हमारे पास पहले थे 15 के हिसाब से, और 150 अब हमारे पास हो गए 10 के हिसाब से, ये जो भी अभी आए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन आप अपने आप करिए फास्ट। 20 जुलाई 100 यूनिट इश्यू करे हमने, तो बताओ किस में से होंगे, ऊपर वाले में से हो जाएंगे 15। अब 150 में से 100 गए तो बचे कितने, 50, और 150 ये एज इट इज, सॉरी 10 रुपए के हिसाब से ये, कितना, 1500, ठीक है। ये आ गया आपका 20 जुलाई का। अब आगे देखते हैं, आइए, मैं फॉर्मेट कंटिन्यू करना पड़ेगा, रुको मैं फॉर्मेट बना लूं। चलिए 21 जुलाई को अब हमारे पास 200 यूनिट्स और है। 21 जुलाई
200 यूनिट्स और है। क्या रेट है 12 के हिसाब से? 2400। तो नाउ वी हैव 3 स्टॉक्स। 50 है 15 के हिसाब से, 150 है 10 के हिसाब से, एंड 200 है 12 के हिसाब से। इसके बाद 25 जुलाई 200 यूनिट्स हमने इशू किए, सेल किए, तो 50 उसमें से आएगा, 150 इसमें से, तो बचे कितने? 200 यूनिट्स ये वाले। ठीक है, सो दिस इज द एंडिंग। अब ध्यान से देखें, यहां पर जो ये 2400 आपके पास बचा, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये जो आपका इश्यू कॉलम था, इसका अगर आप टोटल कर देते हैं 750 प्लस 1500 2250 प्लस 1000 प्लस 750 प्लस which is 3250। क्या कर दिया? 3250 प्लस 1500 प्लस 750 5500। ये जो निकल के आता है इशू कॉलम का टोटल, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड जो आपने परचेज कॉलम है, रिसीट कॉलम, इसका आप टोटल करेंगे तो दिस विल बी टोटल परचेसेस। कितना है? 4500 और 2400, 6900। ठीक है, तो ये था हमारा फीफो मेथड। होपफुली आपको समझ में आया। बहुत ही सिंपल, कुछ भी एज सच इसके अंदर टेक्निकल इतना कुछ नहीं है। इसे आप फटाफट एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वो आप करिए अपने आप। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स 10, रिसीट 5 अगस्त, 20 अगस्त, 22 अगस्त, 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स, 100 यूनिट्स इशू 11 अगस्त, 18 अगस्त, 29 अगस्त, 150 यूनिट्स, 150 यूनिट्स, 400 यूनिट्स। हाँ, ये आपको क्वेश्चन करके रखना है अपने आप। ठीक है, करिए इसे अपने आप। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। फटाफट ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए फास्ट, और स्टोर लेजर का फॉर्मेट बनाइए। चलिए स्टार्ट करें। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया। देखो, फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो 1 मार्च ओपनिंग स्टॉक। अब ध्यान से देखें, कितना है? 200 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से, 2000।
फिर 5 मार्च को 300 यूनिट्स रिसीव हुए 12 के हिसाब से। तो नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टॉक, 200, 10, 2000, 300, 12, 3600। इसके बाद हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट डेट है 6 मार्च, जिस दिन हमने 200 यूनिट्स इशू किए। तो 6 मार्च 200 यूनिट्स इशू हुए। अब ये जो 200 यूनिट्स इशू हुए, लीफो है बेटा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, विधि का विधान से अलग। जो लास्ट में आया पहले जाएगा, मतलब इनमें से पहले मैं ये वाला इशू करूंगा। सो नाउ यू हैव टू टाइप्स ऑफ स्टॉक। तो ऊपर वाला तो एज इट इज पड़ा हुआ है आप पे, और नीचे वाला में आपके पास सिर्फ 100 यूनिट बचे। फिर 8 मार्च को आ गए 400 यूनिट्स। वाओ, किस रेट से? 8 रुपए से। तो 200 यूनिट्स 10 के वाले 2000, 100, 12, 1200, 400, 8, 3200। ठीक है। देन 10 मार्च को 300 यूनिट्स इशू किए। तो इसमें से चले जाएंगे लास्ट वाले में से। लीफो है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 200 ये बचे हमारे पास, 100 ये बचे, और इसमें से हमारे पास 100 बचे। thereafter 16 मार्च को 200 यूनिट्स और इशू किए। तो 100 इसमें से गए, 100 इसमें से गए। तो ये बचे हमारे 200 यूनिट्स। ऊपर वाले सिर्फ बचे हुए हैं, बाकी सब साफ हो गया। इसके बाद 20 मार्च को 500 यूनिट्स आए 10 के हिसाब से। So now we have this as well as this। ठीक है। Thereafter 25 मार्च को हमने 300 यूनिट्स इशू किए। यूनिट्स हमने इशू कर दी। तो यहाँ 200, 12, 2400, और इसमें से 200 बचे, 2000 रुपए। तो टोटल हमारा कितना हो गया? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इससे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, और इससे आपके पास टोटल परचेजेस। तो ये आपके पास पूरा स्टोर लेजर तैयार हो गया विद द हेल्प ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ नहीं आपने देखा, इसमें जो लास्ट है उसको हमने पहले इशू करना है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन देता हूं, वो करके दिखाइए आप, साथ साथ लिख लो। तीन 300 यूनिट्स हैं। तीन 300 यूनिट्स, चार 400 यूनिट्स, इशू फिर उसके बाद 27 अप्रैल को। ये क्वेश्चन आपके सामने जो आपको करना है, इसमें आपका आंसर क्या आएगा, एक मिनट आपको बताता हूं। मेरे हिसाब से इसका आंसर आपके पास लास्ट में जो है 100 इंटू 8, 100 इंटू 9 और 100 इंटू 11, मेरे हिसाब से शायद ये बचना चाहिए, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ये 2800 बनेगा। हाँ ठीक है जी, चलिए करिए इसे अपने आप, यही बच रहा है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। थैंक यू। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना वेटेड एवरेज मेथड। फॉर द मंथ ऑफ मे वी हैव ओपनिंग स्टॉक ऑफ 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10। तो मे, फर्स्ट में opening stock that we have 200 units, 10 के हिसाब से 2000। नॉर्मल स्टार्टिंग है, जैसे करते हैं सबके, जो नया होगा वो आपको बताएंगे। चलिए 2 मई को 300 यूनिट्स आए, किस रेट से, 8 रुपए के हिसाब से। तो सी आपके पास अब वेटेड एवरेज में क्या करना होता है, 200 थे 300 और आ गए, तो टोटल लिखना होता है आपको 500। यूनिट में यूनिट ऐड कर दी, पहले 2000 का सामान था, 2400 का और आ गया, टोटल कितना हो गया 4400। यूनिट में यूनिट ऐड कर दी, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दिया, समझ में आया। तो यू हैव 4400 रुपीज स्टॉक और 500 रुपए उसका, 500 यूनिट्स का। तो पर यूनिट प्राइस आप निकाल दो, दोनों को डिवाइड करके। कम्स आउट टू बी 8.8। समझ में आया, क्योंकि आपने परचेज करा है तो आपका स्टॉक बढ़ गया, 200 और 300 कितना हो गया 500, और अमाउंट 2000 का था, 2400 का और हो गया 4400। इसमें सिंपल चलना एकदम। नेक्स्ट हमने 8 मई को 250 यूनिट सेल किए। अब उसमें से 250 यूनिट हमने सेल किए, तो रेट इज 8.8, तो 250 इंटू 8.8 2200। तो 500 में से 250 गए, बचे कितने 250, 4400 में से 2200 गए 0.8 से। अरे यार 500 में से 250 गए 8.8 से 2200, तो आप पे बचे 250 यूनिट, 8.8 से कितना 2200 रुपये। समझ में आया। अभी सेल हुई है तो यूनिट में से यूनिट माइनस और अमाउंट में से अमाउंट माइनस, 4400 में से 2200 गया 2200। समझ में आया। नेक्स्ट
10 मई को 500 यूनिट्स खरीदे 10 के हिसाब से। सो नाउ 500 और 250 टोटल कितना हो गया? 750। बे निकम्मो 250 था, 500 और खरीदा, टोटल 750 हो गए। अमाउंट कितना हो गया बताओ? 7200। कैसे आया ये? 5000 जमा 2200, 7200। ठीक है। और यहाँ आपको रेट निकालना है तो 7200 डिवाइडेड बाय, हर बार परचेज करोगे तो नया रेट निकालना पड़ेगा आपको। दिस इज 9.6। ठीक है। फिर आपका 12 मई को 400 यूनिट्स गए, 9.6 के हिसाब से, तो 3840, 350, 9.6, 3360। इसको आप कैसे भी निकाल सकते हैं, या तो आप ये समझिए 7200 में से 3840 माइनस किया, या आपने इसे निकाल लिया 350 इंटू 9.6, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है। फिर 20 मई को 200 यूनिट्स खरीदे, कितने के हिसाब से? 12। तो नाउ टोटल आई हैव 550 यूनिट्स, 350 और 200, और अमाउंट कितना हो गया? 5760। दिस इज 33। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में मत टीचर को समझाने बैठ जाना। 5760 डिवाइडेड बाय 550। अब ये आ रहा है 10.47। अब थोड़ा वो 472 आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो आप नियरेस्ट राउंड ऑफ करके लिख दो। 10 on 25th of May, 350 यूनिट गए, 10.47, 3665। तो हमारे पास कितने बचे? 200 यूनिट्स। तो ये आ गया 2095। 5760 में से 3665 क्या? ठीक है। तो ये आपका 10.47 से बच गया। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की। समझ में आ गया आपको? श्योर। तो वेटेड एवरेज इज ऑल्सो वेरी सिंपल, जस्ट एड ऑन अगर परचेज किया और सब्ट्रैक्ट अगर आपने सेल किया। ठीक है। अब जो आपने क्वेश्चन फीफो और लीफो से किए थे वही आप वेटेड एवरेज से भी एक बार कर लीजिए फास्ट। हाँ, इसके दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो आपने फीफो और लीफो से भी पिछली वीडियोस में प्रैक्टिस करे हैं वही आप वेटेड एवरेज से दोनों क्वेश्चन मुझे करिए। हाँ, प्रैक्टिस करिए। आंसर क्या आएगा और आप देखो क्या आएगा, बता देना मुझको। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम कौन कौन से मेथड्स देख चुके हैं? फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज मेथड मैंने आपको बताया था, एज सच ये नहीं पूछा जाता क्योंकि ये कंप्लीटली रिडंडेंट मेथड है, बेकार बकवास मेथड है। फिर भी ऑन द सेफर साइड में आपको बता दूं, सपोज हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है। और परचेजेस हुई सपोज 3 मंथ में 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 8 ईच, 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 ईच and 500 units at the rate of 6 each. ठीक है। And suppose we have the closing stock of 300 units. तो
तो इसमें वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? सिंपल एवरेज में जितने प्राइस पे आपने डिफरेंट डिफरेंट खरीदा है, 10 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये, 6 रुपये, 10 जमा 8 जमा 12 जमा 6, ये 4 प्राइजेस थे। इसकी आप एवरेज निकाल दीजिए, डिवाइड बाय 4, 18 रुपये 30 36 9 रुपये। तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमारा 300 यूनिट्स है और उसका 9 रुपये के हिसाब से एवरेज है, तो 2700 रुपये का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब कोई क्वांटिटी मैटर नहीं करती किस रेट पे क्या क्वांटिटी खरीदी थी, हमने सिर्फ रेट्स को ऐड किया, उसकी एवरेज निकाली और क्लोजिंग स्टॉक को उससे मल्टीप्लाई करके बता दिया इतने का क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसीलिए आप इससे मच बेटर मेथड था वेटेड एवरेज। आपने देखा उसमें कैसे हम क्वांटिटी को भी कंसिडर करते हैं, प्राइस को भी कंसिडर करते हैं। तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, जस्ट सेफर साइड आपको करवा दिया है। चलिए, तो अभी तक आप मेरे साथ क्या क्या देख चुके? फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज मेथड जो है वो आप मेरे साथ ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ध्यान से कुछ बातें आपको समझनी है, एक एक चीज देखिए जरा। देखो, 2 तरह के इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं। एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है हमारा पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम। थोड़ा इसे इसको आपको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूस, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन whether it is related to issue or receipt, closing stock is computed। हर ट्रांजैक्शन के बाद हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, जो कि अभी अब तक सीखते आ रहे थे। जैसे आपने अभी स्टोर लेजर देखा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा था, हर ट्रांजैक्शन के बाद हम बैलेंस निकाल रहे थे। तो अभी तक जितना भी आपने मेरे साथ किया है वो सारा क्या किया है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, इसे हम बुक वैल्यू मेथड भी बोल सकते हैं। जबकि पीरियोडिकल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, जिसको हम फिजिकल काउंट मेथड भी बोल सकते हैं, इसके अंदर हम इन्वेंट्री निकालते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। इन्वेंट्री इज कंप्यूटेड एट ए पर्टिकुलर interval of time, like end of every month, हर महीने के एंड में निकाल ली, like end of every month। मतलब हर ट्रांजैक्शन के बाद इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं निकलता, एक महीने का टाइम फिक्स है, माल आता जा रहा है, इशू होता जा रहा है, ठीक है। एंड में क्या हुआ, हमने स्टॉक काउंट कर लिया, फिजिकल काउंट कर लिया कि कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इन्वेंट्री इज कंप्यूटेड एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम लाइक एंड ऑफ एवरी मंथ। दिस इज डन थ्रू फिजिकल काउंटिंग। किसके थ्रू होता है ये, फिजिकल काउंटिंग। ऑब्वियसली जब हम स्टॉक काउंट करेंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों चीजें करती है, परपेचुअल भी और पीरियोडिकल भी। दोनों से स्टॉक वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब सपोज परपेचुअल के अंदर कोई वैल्यू आ रही है और पीरियोडिकल में कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, मीन सपोज पीरियोडिकल इन्वेंट्री वैल्यूएशन से जो स्टॉक वैल्यू आई, ठीक है, वो कम है। ठीक है, किससे, परपेचुअल
इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मुकाबले से जो स्टॉक वैल्यू आई उससे वो कम है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस कि देयर इज सम लॉस बाय थेफ्ट, yes or no, or might be some stock is not physically received, हो सकता है कि physically receive नहीं हुआ, हाँ या ना, या ऐसा हो सकता है some stock is dispatched, कि हमने कुछ स्टॉक डिस्पैच तो कर दिया बट इनवॉइस उसका भी रेस नहीं हुआ। तो देयर कैन बी वेरियस रीजंस, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई फिजिकली स्टॉक कम है, इसका मतलब या तो कुछ चोरी हो गया या कुछ परचेज कर लिया है, इनवॉइस आ गया लेकिन अभी स्टॉक हमें रिसीव नहीं हुआ, या देयर कैन बी कि सम स्टॉक जो है वो हमने डिस्पैच तो कर दिया बट अभी उसका इनवॉइस जो है वो रेज नहीं हुआ। तो देयर कैन बी these reasons, yes or no, show वाइस वर्सा केस के अंदर क्या होगा, अगर वाइस वर्सा सिचुएशन मतलब फिजिकल स्टॉक ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है। This can be कि like goods received but purchase not yet recorded, goods received तो हो गए बट उसकी परचेजेस रिकॉर्ड बुक्स में नहीं हुई, हाँ या ना, हो सकता है ये, ठीक है। एंड सेकेंड कैन बी द गुड्स नॉट डिस्पैच्ड, गुड्स डिस्पैच नहीं हुए बट सेल्स रिकॉर्डेड, हमने सेल्स जो है वो रिकॉर्ड कर ली, सेल रिकॉर्ड कर हो गई तो बुक वैल्यू कम हो गई, बट अगर डिस्पैच नहीं किए तो फिजिकल स्टॉक ज़्यादा होगा। तो दीज कैन बी सम सिचुएशंस जहाँ परपेचुअल पीरियोडिकल जो है वो अलग अलग हो सकता है, बट पीरियोडिकल में याद रखना एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही हम स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं। कई बार आपसे पीरियोडिकल पूछ लिया जाता है इस तरीके से, क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हमारे सामने, इसे नोट करिए। ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से, रिसीट है 5 अगस्त 7 अगस्त 10 अगस्त, इशू गिवन आपको 16 अगस्त 20 अगस्त 22 अगस्त। फाइंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम पीरियोडिकल मेथड, किस मेथड से निकालना है, पीरियोडिकल मेथड से। देखो कुछ नहीं लिखा हुआ, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड वी हैव टू फॉलो परपेचुअल एंड स्टोर लेजर, जो आपने बनाना सीखा था वही बनाएंगे, बट स्पेसिफिक लिख दिया पीरियोडिकल, तो कैसे करना है ध्यान से देखिए। सी फीफो, आप देखो टोटल आपके पास कितने यूनिट्स थे, 200 300 500 200 700 300 1000, ठीक है, 1000 थे, उसमें से चले कितने गए, 400 200 600 और 100 700, टोटल स्टॉक अवेलेबल था 1000 यूनिट्स, स्टॉक सोल्ड 700 यूनिट्स, तो बचा कितना, 300 यूनिट। यूनिट बचा। पीरियोडिकल में कैसे निकालते हैं, पीरियोडिकल में हम लेते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले चला गया, तो 700 जो गया, आपको ये नहीं देखना, डेट इज कंप्लीटली इममेटीरियल, डेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें कैसे करना है इसे, 700 चला गया तो हम मानेंगे 200 ये चला गया, 300 ये चला गया और 200 ये चला गया, 200 और 300 500 और 200 700, 700 चला गया, बचा कितना 300, तो यहाँ पे हम फीफो से निकाल देंगे 300 इंटू 12, वैल्यू बची कितनी 3600। मैं कह रहा हूँ डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट ये डेट्स मैं चेंज कर भी दूँ, लो मैंने चेंज कर दी,
मैंने ले ली 11 अगस्त, 21 अगस्त, 27 अगस्त। लो, हो सकता है आपका आंसर, कोई डेट से फर्क नहीं पड़ता, ले दे के आप ये बात समझ लो। पीरियोडिकल में बाय द एंड ऑफ द डे हम सब कुछ निकालते हैं, जैसे लीफो मेथड है। लीफो में अब अगेन 300 यूनिट्स बचे भाई, 700 बिक गए, 1000 टोटल थे। तो लीफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले चला गया। तो 300 हम मानेंगे ये गए, 200 ये गए, 500 और 200 इसमें से गए, तो 100 इसमें से बचे, 200 उसमें से, 200 इंटू 10 एक बचा, और 100 इंटू 8 800 रुपये एक बचा। टोटल कितना हो गया, 2800 रुपये। समझ में आया? दिस इज व्हाट लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर लीफो में पीरियोडिकल है तो भैया निकम्मो से ज्यादा अच्छा समझ में आता है तुम्हें, भैया से समझ में नहीं आता। 700 यूनिट बेचे हैं, क्या मानेंगे, लास्ट वाले पहले बिक गए। डेट मत देखो, डेट देखते हैं परपेचुअल में। तो 300 ये बिक गए, 200 ये बिक गए, 500 और 200 इसमें से, तो 200 वो बचे, 100 ये बचे। समझ में आ गया? पक्का शो। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो इस हिसाब से कितनी आएगी, 2800। स्टोर लेजर बनाओगे तो डेट मैटर करती है, पीरियोडिकल में मैटर नहीं करती। एग्जाम में ध्यान रखना, पीरियोडिकल तो नहीं लिखा हुआ कहीं। तीसरा कौन सा है, वेटेड एवरेज। सारी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके एवरेज निकाल लो। 200 इंटू 10, 300 इंटू 8, 300 इंटू 8, 200 इंटू 10, 300 इंटू 12। टोटल कितना हो गया, 2000 जमा 2400 जमा 2000 जमा 3600, 10,000 यूनिट्स इज 1000। तो पर यूनिट रेट 1000 कितना हो गया, 10 रुपए पर यूनिट आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, 300 यूनिट्स। तो वेटेड एवरेज में 310 रुपए पर यूनिट है, तो इसमें रेट आ जाएगा 3000। तो यू कैन सी दैट पीरियोडिकल इज वेरी इजी एज कंपेयर टू परपेचुअल। परपेचुअल में स्टोर लेजर बनाना है, फिर आंसर निकालना है। पीरियोडिकल में कुछ नहीं करना। पीरियोडिकल में सिंपली आपको फीफो है, ऊपर वाला चला गया, एंड वाला बच गया। लीफो है, लास्ट वाला चला गया, ऊपर वाला बच गया। वेटेड एवरेज है, सबको इकट्ठा ले लिया, बस। कोई डेट मैटर नहीं करती। नोट, in case of periodical inventory system, जो periodical inventory system हमारा है उसके अंदर date has no relevance. Date of receipt and issue has no relevance. Point number 1. Second, if nothing is specified in question, use perpetual inventory system, that is store ledger. Periodical inventory system will be used only if
it is specifically given in क्वेश्चन। तो होपफुली आपको मेरी ये बात पीरियोडिकल की अच्छे से क्लियर हो चुकी है, समझ में आ गया। शो चलिए बाकी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। नाम ही मैंने इसका ये रखा है। मैं यहाँ पे आपको दो तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और फिर उन दोनों को मर्ज करके हम क्वेश्चंस देखेंगे। आइए, सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ ओवर वैल्यूएशन स्लैश अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक। ये टॉपिक आपको सबसे पहले मेरे साथ पढ़ना है। बड़े आराम से रिलैक्स होके समझेंगे, कोई जल्दीबाजी हमें नहीं है। ये टॉपिक आपको यहाँ समझना, और बिलीव मी सीए इंटर फाइनल तक और पता नहीं कहाँ कहाँ तक, ये बीकॉम में भी आगे तक आपकी बहुत हर जगह बहुत हेल्प करने वाला है। सो प्लीज बी केयरफुल। बेटा हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा हुआ है, आपको पता होगा। ट्रेडिंग अकाउंट आपको याद होगा, जिसमें हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, कुछ कुछ अगर याद हो। यहाँ हम परचेजेस लिखते हैं, हाँ या ना। यहाँ हमारी सेल्स आती हैं, यहाँ हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है, और यहाँ हमारी ग्रॉस प्रॉफिट। कुछ हल्का सा याद हो बस आपको। वेरी गुड। यहाँ 10 का ओपनिंग स्टॉक है, सपोज परचेजेस आर 100, सेल्स आर 200, क्लोजिंग स्टॉक इज से 50. So can you tell me the amount of gross profit please? Yeah, absolutely right, it will be 140. Here it is 250, here it is 250. ये है ट्रेडिंग अकाउंट, एक नॉर्मल। टेल मी वन थिंग, अगर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 50, इफ वी मेक इट इंस्टेड ऑफ 50 80, हम इसे 80 करते हैं, हमने इसे 30 रुपीज बढ़ा दिया, तो कैन आई से दिस विल बी 280? So what will be the impact on this gross profit? This will be 170. हाँ या ना, पक्का? तो मतलब कैन आई से अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, हाँ या ना, पक्का? अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और दूसरे एंगल से समझ लो आप, अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है और वी नो टोटल दोनों साइड के आते हैं सेम आते हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो भी बाय डिफॉल्ट बढ़ेंगे ही। यस और नो? सेम वे अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाए तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। स्टॉक बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया, स्टॉक कम हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ने, इसका मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो रही है? कम। अरे जीपी ज्यादा आने का मतलब क्या है? प्रॉफिट कब ज्यादा आएंगे? जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी। और यहाँ जीपी कम हो रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो ज्यादा आ रही। तो दिस रिलेशनशिप होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो उससे जीपी बढ़ जाता है या आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाता है, एंड वाइसा वर्सा। पक्का? चलिए, इसके बाद अगर मैं ये चीज ओपनिंग स्टॉक के लिए अप्लाई करूं, किसके लिए? ओपनिंग स्टॉक। सपोज ओपनिंग स्टॉक जो आपका 10 है ये बढ़ के 20 हो गया, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपके 140 की जगह कितने रह जाएंगे? 130। इफ यू वांट टू से इट, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक के लिए कम होगा तो मतलब
अगर मैं इसे ट्रेडिंग अकाउंट से ही दिखाऊं तो अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। यस और नो शो। तो ओपनिंग स्टॉक अगर वैल्यू बढ़ गई तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया, मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर वाइसा वर्सा कम हो गया तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा। यस और नो। तो यहां पर प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है। ये तो था हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब सेकंड कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए, फिर दोनों को मर्ज करना है। सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की अगर सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन मतलब चीजें महंगी हो रही है, महंगी चीजें आपको हर बार मिल रही है, और उसमें ऑर्गेनाइजेशन अगर फीफो मेथड यूज करे। कौन सा मेथड, फीफो मेथड। बड़े ध्यान से समझना, इन्फ्लेशन है मतलब हर बार आप स्टॉक ला रहे हो तो आपको पिछली बार से वो महंगा मिल रहा है। यही मतलब है इन्फ्लेशन का कि एवरी टाइम वी आर बाइंग द न्यू स्टॉक फ्रॉम द मार्केट वी आर गेटिंग एट ए हायर प्राइस। एंड सपोज द ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग फीफो मेथड। हमारा फर्स्ट लॉट ये आया था, सेकंड ये आया, थर्ड ये आया और फोर्थ ये आया। ठीक है, ये हमने 4 परचेजेस करी और हर बार पिछली बार से महंगा आया और हम फीफो यूज कर रहे हैं। तो टेल मी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले चला गया। तो हमने सपोज पहले 2 लॉट इशू कर दिया, 3 लॉट इशू कर दिए, ये हमने इशू कर दिया। तो बैलेंस जो बचेगा फीफो में, लास्ट वाला बचेगा, क्योंकि जो पहले आया वो पहले चला गया। मतलब इन केस ऑफ फीफो, in case of inflation, if we are using this FIFO method, तो जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो कंपैरेटिवली सबसे हायर वैल्यू का बचेगा। समझ में आ रहा है आपको? सेम वे अगर हम इसी में लीफो यूज कर रहे होते, कौन सा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो होता क्या, देखो इन्फ्लेशन है, हर बार महंगा आएगा, लेकिन हम जो इशू करेंगे वो लास्ट वाले में से इशू करेंगे। मतलब ये हमारे लास्ट वाले इशू हो गए, हाँ या ना। तो जो बैलेंस बचेगा वो सस्ते वाला बचेगा। मतलब अगर आप इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अगर यूज कर रहे हैं लीफो मेथड, तो जो क्लोजिंग स्टॉक आपका बचेगा वो आपका कंपैरेटिवली लोअर वैल्यू का बचेगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का आ रही है? श्योर? कोई डाउट इसके अंदर? In a vice versa situation, that is a situation of deflation. Situation of deflation. अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो क्या होगा, हर बार जो स्टॉक आ रहा है वो पिछली बार से सस्ता आएगा। फीफो वी आर यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब क्या होगा बताओ, ये वाला हमारा स्टॉक पहले वाला इशू हो जाएगा, तो ये बैलेंस बचा, हाँ या ना, पक्का। तो यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा
वो कंपैरेटिवली लोअर वैल्यू का होगा। अच्छा, इसके बाद अगर यही चीज आप लीफो में देखें, लीफो में अब देखो डिप्रेशन है, मतलब हर बार माल जो आ रहा है पिछली बार से सस्ता आ रहा है, तो आप लीफो के अंदर बताइए कौन सा माल आपका पहले इश्यू हो जाएगा, ये वाला। तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा ये आपका क्या हो गया, इश्यू। तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो हायर वैल्यू का बचेगा। मतलब अगर डिफ्लेशन में, इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन है और आप लीफो यूज कर रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास हायर वैल्यू का बचेगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। नहीं आ रही दोबारा देख लो निकम्मो, इससे आसान से क्या समझाऊं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तो आपकी जो एक समरी तैयार हुई, क्या तैयार हुई बताओ, क्लोजिंग स्टॉक, इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में, और यहां पर फीफो और लीफो। तो फीफो इन्फ्लेशन क्या दे रहा है, हायर वैल्यू दे रहा है, और यहां पे फिर लोअर, ये लोअर और ये हायर। ये आपकी एक समरी जो है वो तैयार हो गई। सेकंड कॉन्सेप्ट से, तो अब इन दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करने का टाइम आ गया, कॉन्सेप्ट 1 एंड कॉन्सेप्ट 2। कैसे, क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इफ ड्यूरिंग इन्फ्लेशन firm is using FIFO method, then what likely to be impact on प्रॉफिट्स। 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन समझना तो पड़ेगा, नंबर तो लाने हैं, हर नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो वी नो इन इन्फ्लेशन चीजें, आपको तो वहां सिर्फ आंसर लिखना होगा, महंगी आती, फीफो है मतलब ये चला गया, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो हायर वैल्यू का बचा। क्लोजिंग स्टॉक हाई होता है अगर, तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका, प्रॉफिट विल बी हायर। क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया, लग रहा होगा कुछ नहीं है, समझ आ गया, इसलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। ड्यूरिंग inflation, firm is using LIFO method. What likely to be the impact on cost of goods sold? So see, LIFO मेथड है, LIFO इन्फ्लेशन में चला गया, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा वो कम बचा, प्रॉफिट कम, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी हायर। तो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी हायर। 1 मार्क 2 मार्क में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका है सारा का सारा। नेक्स्ट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस आफ्टर दिस वीडियो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। थैंक यू सो मच। यहाँ तक सारा अच्छे से आप एक बार नोट डाउन कर लें, कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि ये जनरली यूज होता है रिटेल आउटलेट्स के अंदर, या जहां पर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज होती हैं बहुत ज़्यादा। अब प्लीज़ ध्यान से देखिए, रिटेल आउटलेट में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से दोबारा रिपीट कर दूं। देयर आर वेरियस आइटम्स, थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स, कोई किसी अमाउंट पे आता है, कोई किसी अमाउंट पे आता है। तो बाय द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी हमें सेल्स वैल्यू तो पता होती है, बट उसकी कॉस्ट निकालना इतना आसान नहीं होता। खैर आज के टाइम पर तो फिर भी वो स्कैनिंग सिस्टम आ गया है, एक एक चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है बड़े बड़े आउटलेट्स के अंदर। बट जो आज भी छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, माल खरीद के लाते हैं, बिकता रहता है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, मैगी है, कैंपा है, टॉफ़ी, बिस्किट, चीनी, आटा, दाल, चावल, चीनी, बहुत सारी चीज़ें तो क्लोजिंग स्टॉक हमें एंड में पता है सेल्स वैल्यू पे। तो हम लोग उनसे क्या करते हैं, काम करते हैं कि पूछ लेते हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन होता कितना है ऑन एन एवरेज। उन्होंने कहा 10% होता है, ठीक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक सेल्स वैल्यू पे है, सपोज वो 100 रुपीज़ का है, तो हम उसमें से 10 रुपीज़ माइनस कर देते हैं और 90 रुपीज़ हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाती है। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका, हमने उनसे पूछा प्रॉफिट मार्जिन बताओ, उन्होंने कहा ये पता होता तो आपको बुलाते, यही तो आपको बताना आपका काम क्या है। अच्छा चलो, तो उनसे मैंने पूछा आपने साल भर के अंदर कितनी परचेजेस की, सपोज फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, तो उन्होंने कहा 1 लाख की परचेजेस पता लग गई। तो मैंने उनसे पूछा आपने सेल्स कितने की करी, उन्होंने कहा अभी तक हो गई है कोई 90,000 की। उन्होंने ये 2 डेटा दे दिए। मैंने अपने असिस्टेंट्स को लगाया और क्लोजिंग स्टॉक की जो एमआरपी थी वो सब प्लस करवा दी, तो पता लगा इनके पास 25,000 क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है एट सेल्स वैल्यू, ठीक है। अब ये टोटल आए साल भर में 1 लाख की परचेज करके, सपोज देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, सेल हुई 90,000 की और अभी भी इतना माल पड़ा हुआ है जो 25,000 का बिक जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज एट सेल्स वैल्यू। तो अगर मैं देखूं तो ये जो परचेज 1 लाख की करके लाए, इसकी टोटल सेल्स वैल्यू अगर ये बेचते हैं तो 90,000 का माल बिक चुका है इसमें से, और 25,000 रुपए का भी और बिक जाएगा, तो उसकी टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हो गई, 1,15,000। हाँ या ना, पक्का शो। तो अब एक तरह से ये प्रॉफिट कितना कमाएंगे उस पे, 1,15,000 और 1 लाख की परचेजेस है तो 15,000 रुपये कमा लेंगे। हाँ या ना। तो अगर मुझे इनका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 15,000 डिवाइडेड बाय, अगर कॉस्ट पे निकालना है तो मैं 1 लाख से डिवाइड कर दूं, और सेल्स पे निकालना है तो 1,15,000 से, तो मैंने 1 लाख से डिवाइड कर दिया इनटू 100। तो ये आ गया 15% ऑन कॉस्ट, या 15,000 बटा 1,15,000 इनटू 100। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 1,15,000, दिस इज 13.04% ऑन, जैसे मर्जी आप निकाल लो। तो मार्जिन निकल गया इसे, वो बता दे तो अच्छी बात है, ना बताएं। जो परचेज करके लाए हैं कितने की थी वो, 1 लाख की। सेल्स पता है, क्लोजिंग स्टॉक सेल्स वैल्यू पे पता लग जाएगा, तो ये पता लग गया कि जो माल है वो टोटल इतने का बिक जाएगा।
खरीदा कितने का, 1 लाख, तो प्रॉफिट पता लग गया, परसेंटेज निकल, हाँ या ना, समझ में आया? शो तो व्हाट आई हैव टू डू, अगर मैं देखूं स्टेप सेकंड वाले में, मुझे निकालनी है टोटल एक्सपेक्टेड सेल्स विच इज एक्चुअल सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस। देयर आफ्टर टोटल एक्सपेक्टेड सेल्स निकल गई, तो मुझे निकालनी है प्रॉफिट, दैट इज एक्सपेक्टेड which is total expected sales minus purchases। अब कहोगे सर ओपनिंग स्टॉक है तो क्या करेंगे, ये भी सोच रहे होगे ना, बताते हैं, चलो परचेजेस, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, अपनी प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। इधर आप उसे ऑन कॉस्ट निकाल लो या आप उसे ऑन सेल निकाल लो। देखो समझ में आया? श्योर। अब रही बात ओपनिंग स्टॉक वाले की, उसको भी देख लेते हैं। पहले एक मैं एग्जांपल देता हूं, आप उसे करके दिखाइए मुझे। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख, sales during the year 8 lakh, closing stock at sales price इसी को मैं ओपनिंग स्टॉक से भी करवा दूंगा, आप पहले ही करके दिखाइए। फाइंड अमाउंट ऑफ gross profit and closing stock at cost। तो आइए करें। टोटल एक्सपेक्टेड सेल्स निकाल लेते हैं। आठ लाख जमा 2 लाख कितना हो गया, 10 लाख, ठीक है। परचेजेस कितनी है, 5 लाख। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 5 लाख, तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स निकाल लें। 5 लाख कुछ ना लिखा हो तो सेल ही निकालना चाहिए, वैसे भी 5 लाख है। और टोटल एक्सपेक्टेड सेल्स हमारी कितनी है, 10 लाख इंटू 100, तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन रहता है कितना, 50%। ये तो आपको समझ में आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकलता है, एक्चुअल सेल्स पे। तो एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी थी, 8 लाख। तो इसको मत मान लेना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट, यही सोच रहे होगे। नहीं सोच रहे तो अच्छा, और सोच रहे तो बस समझ लेना वीडियो अभी तक सही से नहीं देखी। ग्रॉस प्रॉफिट अर्न 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 50% कितना हो गया, 4 लाख। ये जो एक्सपेक्टेड सेल्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाले थे वो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए निकाले थे। क्लोजिंग स्टॉक की अगर आप बात करो तो उसकी सेल्स वैल्यू थी 2 लाख, जिसमें से प्रॉफिट्स आप माइनस कर दो 50% से 1 लाख, तो आपका बचा कितना, 1 लाख। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। समझ में आ गया? शो। अब इसी में ही सारा ओपनिंग स्टॉक होता तो ये समझ में आ गया सारा का सारा। शो।
चलो वो भी दे देते हैं आपको, सब कुछ कराऊंगा। सपोज इन द लास्ट एग्जाम्पल, इसमें फिर आपको ओपनिंग स्टॉक भी सेल्स वैल्यू पे पता होगा। ओपनिंग स्टॉक जो है वो था 1 लाख का एट सेल्स वैल्यू, तो क्या होता, ठीक है। ध्यान से देखिए, उस केस के अंदर बड़े ध्यान से आप देखना, बड़े ध्यान से। परचेजेस आपकी किस पे, कॉस्ट पे। आपकी सेल्स जो हुई थी वो कितनी हुई थी, 8 लाख रुपए एक्चुअल सेल्स, जिसमें से आपने सबसे पहले, देखो बंदा सेल करता है तो कौन सा माल बेचता है, प्रैक्टिकली बात करो, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले बिका होगा। तो ओपनिंग स्टॉक अगर बिक गया होगा कितने का, 1 लाख रुपए का, तो जो रेस्ट ऑफ द सेल्स हुई 7 लाख रुपए की, रेस्ट ऑफ सेल्स वो कहां से हुई, आउट ऑफ करंट परचेजेस। 7 लाख रुपए की जो सेल्स हुई वो कहां से हुई, करंट परचेजेस में से। बेटा जो करंट ईयर में परचेज हुई होगी उसका कुछ पार्ट ही तो सेल हुआ होगा और कुछ पार्ट क्या बन गया होगा, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ या ना, पहले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ परचेज ही था तो ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं, तो हम मान रहे थे जो परचेज है उसका कुछ सेल हो गया, उसी में से क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अब आपके पास अगर ओपनिंग स्टॉक भी है तो जो टोटल सेल्स हुई है 8 लाख की, उस सेल्स में से कुछ सेल हुई है आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक और फिर आफ्टर दैट हुई है आउट ऑफ परचेजेस। कहां से, आउट ऑफ परचेजेस। समझ में? तो 8 लाख में से अगर 1 लाख की ओपनिंग स्टॉक वाली सेल हो गई तो रेस्ट ऑफ द सेल्स बची कितनी, 7 लाख रुपए बची आउट ऑफ करंट परचेजेस। अब आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है सेल्स वैल्यू पे वो कितना था, 2 लाख रुपए, मतलब 9 लाख रुपए is the expected sales price of current purchases। जो आपने परचेजेस करी है वो टोटल कितने की बिक जाएगी आपकी, 9 लाख की। समझ आ रहा है? 8 लाख सेल करी थी, 1 लाख ओपनिंग स्टॉक है, तो जो रेस्ट ऑफ द सेल्स हुई 7 लाख की आउट ऑफ द करंट परचेजेस हुई। अब जो परचेजेस हैं उसमें से 7 लाख का माल सेल हुआ, अबाउट 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, तो टोटल उसकी सेल्स वैल्यू है कितनी, 9 लाख। कॉस्ट कितनी थी, 5 लाख। तो उसमें जो प्रॉफिट हो सकते हैं एक्सपेक्टेड वो कितने हो सकते हैं, 9 लाख में से 5 लाख की कॉस्ट है उसकी परचेजेस की, 4 लाख रुपए। यस और नो? हाँ या ना, पक्का 4 लाख रुपए के हो सकते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो फिर अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं ऑन सेल तो 4 लाख बटा 9 लाख इंटू 100 तो कितना आएगा, 44.4%। तो what will be the gross profit? That will be 8 लाख का 44.4%। वो तो सेल्स पे ही होता है। 3,555,20। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। देखो ओपनिंग स्टॉक का क्वेश्चन किसी बुक में नहीं गिवन, मैं सिर्फ आपको करवा दिया कि आपके मन में डाउट आएगा तो। और अनडाउटेडली इट इज टेक्निकल, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट ये अच्छे से समझ में आएगा और बड़े पेशेंस के साथ जब इसे आप देख रहे हो तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। बस इतना ध्यान रखना है जो सेल होती है वो कुछ ओपनिंग स्टॉक में से पहले ओपनिंग स्टॉक की होती है, फिर करंट परचेस। तो 8 में से 1 गया 7 लाख रुपए, 2 लाख उसमें से स्टॉक की सेल्स वैल्यू है, तो 9 लाख रुपए का माल 5 लाख वाला बिक जाएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन आ गया, उसके हिसाब से हमने निकाल लिया।
तो दिस इज व्हाट एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड. नाउ यू कैन सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव बुक्स. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. चलिए, ये एक बहुत ही अच्छा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसे. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31st मार्च 2017. आपको 31 मार्च 2017 को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है. ओपनिंग स्टॉक बेटा आपको गिवन है 1,42,500 का. परचेजेस गिवन है 7,62,500. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 1,50,000. सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, सेल्स. At the time of valuation of inventory on 31st March 2016. Okay. वो देखो, हम बात कर रहे हैं 31 मार्च 17 की, और ये कह रहा है कि जब आपने इन्वेंट्री वैल्यू की थी 31 मार्च 16 को, इसकी इन्वेंट्री की बात कर रहा है. मतलब वो बात कर रहा है कि ओपनिंग स्टॉक की. यस और नो? ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है. तो कह रहा है कि जब आप 31 मार्च 2016 को ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे, 17,500 वॉज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम. हमने एक आइटम पे 17,500 राइट ऑफ कर दिए. राइट ऑफ कर दिए मतलब जो भी उसकी वैल्यू थी, इतनी वैल्यू हमने उसकी कम कर दी. विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000. मतलब हमने उसे खरीदा था 50,000 रुपए का, बट हमने उस पे राइट ऑफ कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू कम कर दी. कितनी? 17,500 रुपए. इसका मतलब वो हमारी बुक्स में अब कितने का दिख रहा है? 32,500 का. ठीक है, अपियरिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अब जो है बेटा वो कितने का दिख रहा होगा? 32,500 का. इसका मतलब ये है कि जो ओपनिंग स्टॉक है 1,42,500 रुपए का, ये सुनो, वो कह रहा है कि उसमें एट द टाइम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑन दिस अ सम ऑफ 17,500 वाज रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम व्हिच वाज ओरिजिनली परचेज्ड फॉर 50,000. इस 142,500 में एक आइटम इंक्लूडेड है 32,500 रुपए की, जो कि ओरिजिनली 50,000 की वैसे परचेज हुई थी. उस पर 17,500 राइट ऑफ हो चुके हैं, और बाकी स्टॉक कितना का हुआ फिर? 1,10,000 का. आप समझ गए 32,500 क्यों लिया? क्योंकि देखो बेटा, 50,000 की कॉस्ट थी, 17,500 अगर राइट ऑफ कर दिया होगा तो आज उसकी बुक्स में वैल्यू कितनी ली होगी हमने? 32,500. जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें रिटर्न ऑफ लिखा हो, आपको कुछ नहीं करना, अपने ट्रेडिंग अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है. ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल. कोई और तरीका नहीं, सिर्फ जो बता रहा हूं उसी तरीके से करेंगे. आगे भी आपको बहुत फायदेमंद होगा सीए इंटर में. नॉर्मल एंड एबनॉर्मल में आप उसे डिवाइड कर दें. अब 1,42,500 रुपए की इन्वेंट्री है, जिसमें जो राइट ऑफ, जिसपे कुछ भी राइट ऑफ हुआ है उसको हम एबनॉर्मल बोल देते हैं. कि भाई एबनॉर्मल इसलिए ना, राइट ऑफ क्यों करना पड़ा, उसमें कुछ कमी पेशी होगी तभी तो करना पड़ा होगा. तो 32,500 इज लाइक अ एबनॉर्मल आइटम फॉर अस, और बाकी जो है हमारे लिए एक तरह से नॉर्मल आइटम है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को दो तरीके से दिखाएंगे. ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल में 110 और एबनॉर्मल में 32,500. समझ में आ गया? पक्का? श्योर? वेरी गुड. फिर परचेजेस हैं नॉर्मल 762,500 की, वो हमने नॉर्मल दिखा दी, कोई दिक्कत नहीं है. फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 150 के, कोई दिक्कत नहीं है, उसको नॉर्मली दिखाया. ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं आते, एडमिन भी नहीं आते, फाइनेंशियल भी नहीं आते, इतना आपको अच्छे से पता है. फिर सेल गिवन है 1245. अब देखो उसने क्या बोला है, वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000. मतलब वो जो एबनॉर्मल आइटम है हमने इस साल सेल भी कर दी, और कितने की सेल कर दी? 45,000 की. मतलब जो हमारी सेल्स है 12,45,000 की, ये सुनो, इसमें हमने एक एबनॉर्मल आइटम सेल करी है, कितने की? 45,000 की. मतलब बाकी जो हमारी नॉर्मल सेल्स हैं वो कितने की हुई? 12 लाख रुपए की. ये सुनो, उसने देखो बोला है मैं कुछ नहीं कर रहा अपनी इच्छा से. was sold during the year for 45,000. yes or no? तो at the time 45,000 की हमने उसे सेल करी, नॉर्मल हो गई 12 लाख. तो यहां पर नॉर्मल आइटम्स और एबनॉर्मल. क्लियर? इसके बाद कह रहे हैं बेयरिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम. सिर्फ इस आइटम को छोड़ के,
इस ट्रांजैक्शन को छोड़ के, मतलब इस एबनॉर्मल आइटम की ट्रांजैक्शन को छोड़ के, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल। जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया पूरे साल में, दैट इज 20% ऑन सेल्स। तो एक बात बताओ, एबनॉर्मल को हटा के नॉर्मल सेल 12 लाख हुई है, और उस पर अगर हमने 20% प्रॉफिट कमाया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया इस पे? 2,40,000, 20% ऑफ 12 लाख। यस और नो? श्योर? क्लियर? अब जो एबनॉर्मल आइटम थी वो तो सेल हो चुकी है, यस और नो? तो उसका तो कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा नहीं, नील। यस और नो? अब हमारे पास देखो, यहाँ पे ये आइटम, ये आइटम, ये आइटम, चारों इधर आ गए, इधर सेल आ गया, तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एज ए बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा कितना? 62,500, और इधर ये 12,500 जो है एज बैलेंसिंग फिगर बचेगा। तो उसने जो पूछा था क्लोजिंग स्टॉक, वो आपने देखा, हमने निकाल लिया 62,500। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कभी भी आ जाए आपको सिर्फ उसे नॉर्मल एबनॉर्मल में डिवाइड करना है, नथिंग एल्स। किसी और तरीके से नहीं करेंगे, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट इसको बेटा नोट कर लीजिएगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा ये आपकी आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3 है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे एग्जाम टाइम पे जरूर करके जाइएगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹3,75,000 ऑन 31 मार्च 2016। हमारी बुक्स में जो बेटा नेट प्रॉफिट है वो कितना दिख रहा है? 6 लाख रुपीज, जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक कितने का दिखा हुआ है? 375 का। बाद में कुछ इंफॉर्मेशन मिली ऑन स्क्रूटनी ऑफ द बुक्स। क्या इंफॉर्मेशन मिली? परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। दुकान के अंदर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करवाई थी, उसकी हमने 15,000 रुपए की खरीद करी थी। देखिए, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स मतलब जो आपने तारे वगैरह खरीदी, इट्स नॉट गुड्स, और क्योंकि अगर वो गुड्स नहीं है तो कायदे से आप उसे परचेज के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है, जो आपने उसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। ये इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हैं, ये गुड नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं हमने अपनी परचेजेस जो हैं वो ज़्यादा दिखा दी। कितने से? 15,000 रुपये से हमने अपनी परचेजेस ज़्यादा दिखा रखी है। हमें अभी इससे ये समझ में आता है बस। फिर कह रहे हैं हनुमान गिव अवे गुड्स वैल्यूड एट ₹40,000 एज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा अगर फ्री सैंपल दिए गए हैं 40,000 रुपये के, आपको पता है फ्री सैंपल देने की हम एंट्री क्या करते हैं? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, या इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो परचेजेस हमारी कायदे से 40,000 रुपये की कम हो जानी चाहिए थी, बट उसकी कोई भी एंट्री जो है बुक्स के अंदर नहीं हुई। तो इससे हमें पता लगता है कि हमें परचेजेस कम करनी है 40,000, या दूसरे एंगल में मैं बोलूं कि हमने अपनी परचेजेस ज़्यादा दिखा रखी हैं 40,000 से। फिर वो आपको आगे बोल रहा है बेटा इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27 मार्च 2016 बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। इसका मतलब ये है कि परचेजेस जो हैं वो हमने 2.5 लाख रुपए की, देखो हैव बीन एंटर्ड लिखा है ना, इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू ₹250 हैव बीन एंटर्ड, मतलब परचेजेस तो हमने रिकॉर्ड कर ली बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक। पर ये 2.5 लाख रुपए के गुड्स जो हैं वो क्लोजिंग स्टॉक में अभी अपीयर नहीं कर रहे। समझ में आई बात? लिख देता हूं मैं, ये मैंने आपके लिख दिया। इन मार्च 2016 गुड्स फॉर ₹2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल 2016। मतलब आपने जो मार्च की सेल्स थी वो अप्रैल में दिखाई, कहीं ना कहीं 2016 में मतलब आपने 2 लाख रुपए की सेल्स कम दिखाई है। देखिए हमें 2016 से मतलब है, हम उसकी बात करें, हमें अगले साल से मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सेल्स कम है कितने से? 2 लाख से, ठीक है। या अपने देसी तरीके से लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेल्स हमने कम दिखाई 2 लाख, ठीक है। इसके बाद कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न इन मार्च एट ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 33/1/3 ऑन कॉस्ट। तो ये कॉस्ट गिवन है, 1/3 है, इतना तो समझ ही चुके हैं। तो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल, दीज वर टेकन एज सेल्स इन मार्च 2016। बहुत गलत बात है,
क्या हम इसे मार्च में सेल्स दिखा सकते हैं जब अप्रूवल अप्रैल में मिला है? तो नहीं। तो मतलब आपने सेल्स ज़्यादा दिखा दी, कितने से? 75,000 प्लस 1/3 ऑन कॉस्ट, तो मतलब 75,000 प्लस 1/3 ऑफ 75,000। भाई सेल्स तो सेल्स वैल्यू पे होती है ना, ये कॉस्ट है बेटा, इसलिए इसमें ऐड करो। ऐसे घूर के देख रहे हो कि सर क्या कर रहे हैं? सेल्स आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा दिखा दी, ठीक है, जबकि गलत है, ये आपको सेल नहीं माननी चाहिए थी। और इसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी है, क्योंकि आपने उसे सेल दिखा दिया तो आपने कहीं ना कहीं जो अपना क्लोजिंग स्टॉक है वो 75,000 रुपये से कम दिखाया होगा। देखिए फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर गुड्स अप्रूवल पे भेजे हैं और अप्रूवल नहीं मिला तो हम उसे क्या दिखाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट एज गुड्स विद कस्टमर, यस और नो। तो आपने वो गुड्स विद कस्टमर क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया। चलो मैं इसे क्लोजिंग स्टॉक ना कह के ऐसे लिख देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपने गुड्स विद कस्टमर नहीं दिखाया जो आपको दिखाना चाहिए था। आपने उसे सेल्स दिखा दी, गुड्स विद कस्टमर आपका कम दिख रहा है, कितने से? 75,000 से, ठीक है। तो अभी हमने सारी ट्रांजैक्शंस पढ़ी और किसका क्या इम्पैक्ट था वो हमने देखा। अब वो क्या पूछा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑन दिस डेट। चलिए अब इसको हम करते हैं। उससे पहले आप जो है फटाफट इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोबारा यहाँ तक, और देखिए जितनी बातें मैंने बताई हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आगे मैं बात करूंगा और अगर आपको कुछ प्लस माइनस हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए सारी ट्रांजैक्शन एक बार रीड करिए और जो जो मैंने इम्पैक्ट बताए हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। फिर मैं क्वेश्चन करना शुरू करता हूँ। देखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इसने नेट प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए बोला है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन आपका हो गया, इट्स अ मर्जर ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर प्लस इन्वेंट्रीज, तीनों को कंबाइन करके उसने एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया। तो ये 3 चैप्टर में अगर आपने तीनों ही कर रखे हैं तभी ये क्वेश्चन आप समझ पाएंगे अच्छे से, नहीं तो आप वेट करिए जब आपके सारे चैप्टर हो जाएं तभी इसको करिएगा, ठीक है। चलिए अब कैसे करना है? देखिए हमने प्रॉफिट दिखाए कितने हैं? 6 लाख रुपए। हमें ये सारी एडजस्टमेंट करके करेक्ट प्रॉफिट निकालने। तो सिंपल है, देखिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए आप। नेट प्रॉफिट हो गया कितना? 6 लाख। और नहीं बनाना तो आप सिंपल छोड़िए, आप ऐसे लिखिए सीधे नेट प्रॉफिट कितना? 6 लाख रुपए, ठीक है। पहली एंट्री आपने परचेजेस दिखाई थी, ये मतलब आपने 15,000 रुपए की परचेजेस ज़्यादा दिखा दी, ठीक है। देखो आपको फंडामेंटल लॉ याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट का इसी चैप्टर के अंदर, कि अगर आप परचेजेस ज़्यादा दिखा रहे हैं इसका मतलब आपके प्रॉफिट्स कम आए होंगे, यस और नो। अब आपने परचेजेस ज़्यादा दिखा रखी हैं 15,000 रुपये की, गलत है, आपको परचेजेस कम करनी है, हाँ या ना। तो जब आप परचेजेस अपनी कम करेंगे, जब परचेजेस आप अपनी कम करेंगे तो प्रॉफिट आपके बढ़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने परचेजेस बेटा 15,000 रुपये की ज़्यादा दिखा रखी, तो ज़्यादा दिखाने से हुआ क्या? आपके प्रॉफिट कम आए हुए। अब आपको इस चीज़ को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करना इन द सेंस, अब आप क्या करेंगे? अपनी परचेजेस कम दिखाएंगे तो उससे ऑटोमेटिक आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो ये 15,000 आपका ऐड हो जाएगा। इसी देखो इसने उस चीज़ को क्रेडिट साइड क्यों लिखा? क्योंकि क्रेडिट क्या होता है? प्रॉफिट अगर बढ़ाना है, और अगर डेबिट क्या होता है? अगर आपको प्रॉफिट कम करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में बनाओ ऐसे बनाओ एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हनुमान वाली एंट्री थी, गिव अवे गुड्स वैल्यूड 40,000 एज फ्री सैंपल। तो इसमें भी हमें परचेजेस कम करनी है, कितने से? 40,000 से। तो अगेन बेटा परचेजेस अगर कम करेंगे तो प्रॉफिट हमारे बढ़ जाएंगे 40,000 रुपये से, हाँ या ना? समझ में आ गया। इसके बाद इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने देखा था क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2.5 लाख से कम है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा 2.5 लाख से कम है, हम उसको बढ़ाएंगे रेक्टिफाई करने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक को हम अगर बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा, यस और नो। तो ये 2.5 लाख रुपए भी हम क्या कर देंगे बेटा? प्लस कर देंगे। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद बेटा अगर देखो यहाँ पर सेल्स कम है 2 लाख से, तो अगर सेल बढ़ाएंगे, अगेन आप सेल बढ़ाओगे तो आपके प्रॉफिट सीधे सीधे उतने से बढ़ जाएंगे, हाँ या ना? तो आप देखिए यहाँ 2 लाख बढ़ गए, या आप स्टेटमेंट में कर रहे हैं तो ऐसे आप 2 लाख रुपए बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या था बेटा हमारा?
ये 75,000%। अब देखो इसमें दो चीज़ें थी, एक तो हमने सेल्स ज़्यादा दिखा दी, कितने से 1 लाख से, तो इसमें हमें सेल्स ज़्यादा दिखा दी, कम करनी है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए आप क्या कर दीजिए, प्रॉफिट कम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बेटा अगर सेल्स आप कम करोगे तो प्रॉफिट आपके कम हो जाएंगे, और आपने वहाँ सेल्स दिखा करके गलती कर दी, वो आप सेल नहीं दिखा सकते थे। क्या हम इसे सेल दिखा सकते थे? ये सेल तो हमारी अप्रूवल कब आया था बेटा, अप्रैल में आया था, आपने इसे मार्च की सेल्स दिखा दिया, गलत किया ना। तो सेल्स जो आपने ज़्यादा दिखा दी उसको अब हम कम करेंगे, कम करेंगे तो प्रॉफिट हमारे कम। तो देखिए इसमें अपोजिट साइड लिखा है, दिख रहा है आपको? श्योर। चलिए इसके बाद बेटा अगर आप देखें ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमें क्रेडिट साइड गुड्स विद कस्टमर दिखाना है, यस और नो। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आप क्रेडिट साइड कुछ दिखाना है आपको, क्रेडिट साइड अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी आपके बढ़ जाएंगे। और गुड्स विद कस्टमर आपको कितने से दिखाने हैं बेटा, 75,000 से। गुड्स विद कस्टमर कम है 75,000 से, जो कि हमें अब दिखा के ना पड़ेगा बढ़ा के, तो हम क्या करेंगे बेटा 75,000 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ जो आपने फ्री सैंपल्स दिए थे 40,000 की, मैंने क्या एंट्री बताई थी, फ्री सैंपल टू परचेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट तो हो गया, फ्री सैंपल्स भी अल्टीमेटली जाता कहाँ पर है, P&L के अंदर क्या होता है, डेबिट होता है। तो उससे आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो 40,000 रुपये क्या हो जाते हैं, कम। तो ये आपका पूरा, तो इसके आपके नेट प्रॉफिट आ गए 10,40,000 रुपये। बहुत ही अच्छा सुनहरा क्वेश्चन, एग्जाम टाइम पे से जरूर करके जाइएगा, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2016 जो आपको निकालनी है। देखिए स्टॉक आपने 375 लिया ही हुआ है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो यहाँ पे था कि इन्वॉइसेस मिले 2.5 लाख रुपए के, देखिए 2.5 लाख रुपए के जिससे आप स्टॉक में लेना भूल गए, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे, अपने स्टॉक का पार्ट बना लेंगे। और 75,000 रुपीज़ के ऐसे गुड्स हैं जो कस्टमर के पास अभी पड़े हुए हैं अप्रूवल बेसिस पे, तो वो भी हमारे स्टॉक का पार्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया 7 लाख रुपीज़, ठीक है। ये मैंने यहाँ गुड्स विद कस्टमर लिख दिया, इसको आप बेसिकली होता क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने गुड्स विद कस्टमर वर्ड यूज़ किया, ठीक है बेटा। और इसके अलावा फर्स्ट परचेजेस की थी, हमें कोई लेना देना नहीं है स्टॉक से, इसका भी कोई स्टॉक से लेना देना नहीं है और इसका भी स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए सिर्फ यही 2 ट्रांजैक्शंस थी जो हमने ले ली। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2 बार देख लो बेशक वीडियो को, और एग्जाम टाइम पे इस क्वेश्चन को जरूर आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।